हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें और आप उससे लाभ उठाते रहें। आज हम राजपूत युग के बारे में, उनका उदय और सामंतवाद के उदय के बारे में कुछ फैक्ट्स और जानकारियां आपको बताएंगे। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। कुछ परिवार या वंश 100 गांवों पर अपना अधिकार जमा पाए और राजा बन गए, तो कुछ परिवारों या राजवंशों ने 200 या 300 गांवों पर अधिकार करने पर अपने आप को महाराजा कहने लगे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इसमें राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान भोगियों के ऊपर चला जाता था। परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। ऐसे ऐसे इलाके बन गए जो राजकीय नियंत्रण से परे थे, अर्थात दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के प्रभुत्व क्षेत्रों को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। यह अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत राजाओं के बीच अपने प्रभुत्व, शान और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आए दिन उनमें युद्ध हुआ करता था। उनमें पारस्परिक एकता नहीं थी, अर्थात आपस में तालमेल और एकता नहीं थी। जो राजा छोटे थे वे दूसरे छोटे राजाओं को हराकर बड़ा बनना चाहते थे और जो राजा बड़े थे वे दूसरे बड़े राजाओं को झुकाना चाहते थे। जगह जगह युद्ध का डंका बजने लगा। अपने देश के इतिहास में पहली बार हर जगह इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई होंगी। युद्ध भूमि में हजारों सैनिक मारे जाते थे। विजयी सेनाएं हारे हुए राज्य के गांवों शहरों को लूटती और जलाती जाती थीं। युद्ध में चारों ओर तबाही मचती रहती। गांवों व शहरों के साधारण लोग कई कष्ट झेलते थे। मौर्य शासन के बाद जीतने वाला राजा पराजित राजा का राज्य अपने राज्य में नहीं मिलाता था। आमतौर पर वह हारे हुए राजा को उसका राज्य लौटा देता था। बदले में पराजित राजा को कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं। पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यद्यपि सामंत स्वतंत्र रहते थे, परंतु उन्हें अधिपति राजा की ओर भी कई शर्तें माननी पड़ती थीं। यद्यपि सामंत स्वतंत्र थे, परंतु उन्हें अधिपति राजा की और भी कई शर्तें माननी पड़ती थीं। उसे अधिपति राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके मौके पर वह खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होता था। सामंत राजा का यह कर्तव्य बनता था कि जब भी अधिपति राजा मांग करे तब उसे सेवा में हाजिर होना पड़ेगा।
खासकर जब अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ रहा हो तो सामंत राजा अपनी सेना लेकर अधिपति के लिए लड़ने जाता था। 9वीं शताब्दी के मध्य और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी भारत में अनेक राजपूत राज्य स्थापित हो गए, जिनमें कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार वंश, दिल्ली व अजमेर का चौहान वंश, बुंदेलखंड का चंदेल वंश, मालवा का परमार वंश, गुजरात का सोलंकी वंश तथा बिहार व बंगाल के सेन व पाल वंश के राज्य प्रमुख थे। इन राजपूत राजवंशों ने 12वीं शताब्दी तक शासन किया, लेकिन इनमें संगठन तथा एकता की कमी रही, जिससे वे उत्तर से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना न कर सके। इस युग में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में और विजय प्राप्त की। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और यहाँ के नगरों तथा मंदिरों को लूटा। महमूद के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए। अंत में गौरी ने अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, जिससे 1206 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके दास वंश की नींव डाली। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।